गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू क्लास 10 साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन ने कल शुरुआत करी थी चैप्टर नंबर 9 से। 9 चैप्टर में है लाइट, प्रकाश। कुछ पॉइंट्स की अपन ने कल चर्चा करी थी, मैं वापस थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। इस प्रकाश के बारे में अपन ने जानकारी पढ़ी थी। तो अपन ने चारों तरफ की संसार की सभी वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो अपन किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जो सूर्य है वो अपना सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है, उसी के माध्यम से अपन चारों तरफ की वस्तु को देख पाते हैं। तो इस प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में भी अपन ने देखा था। जैसे एक घटना ली थी अपन ने परावर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और पृथक्कारी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये परावर्तन भी दो प्रकार का होता है। परावर्तन जो था वो दो प्रकार का पढ़ा अपन ने। एक था नियमित परावर्तन और दूसरा था विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन जो था वो समतल पृष्ठ के कारण होता है और जो विसरित परावर्तन होता है वो खुरदरे पृष्ठ के कारण होता है। उसके आगे अपन परावर्तन के दो नियम पढ़े थे। परावर्तन के नियम जो कि इंपॉर्टेंट है वो अपने को याद होने चाहिए। परावर्तन के नियम वो भी दो नियम थे। जैसे पहला नियम था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जो है वो एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम था, सेकंड नियम जो बहुत महत्वपूर्ण है, कोण I बराबर कोण R। इसका क्या मतलब होता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, समान होगा। ये परावर्तन के दो नियम थे, इनको अपन को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये जो परावर्तन की घटना है ये अपने को दर्पण में देखने को मिलती है, इसलिए आज का अपना पॉइंट लेते हैं दर्पण, मिरर। सामान्यतः अपन घरों में अपने कांच होता है जिसमें अपन रोज अपना चेहरा देखते हैं, वो होता है मिरर। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। वो प्रकाश के परावर्तन की घटना को दर्शाता है। दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? तो जब किसी कांच की एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो वो दर्पण बन जाता है, वो प्रकाश का परावर्तन करने लग जाता है। ये जो दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है नंबर 1 समतल दर्पण। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा भाग है दर्पण का गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार का दर्पण होता है और दोनों जो है वो परावर्तन की घटना को दर्शाते हैं। आज अपन समतल दर्पण के बारे में बातचीत करते हैं। तो अपना पहले प्रकार का दर्पण लेते हैं। फर्स्ट टाइप समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण तो ऐसा दर्पण, इसको परिभाषा लिखें, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो, प्लेन हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो, प्लेन हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है, इससे जो बनने वाले प्रतिबिंब होंगे, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होंगे, यानी कि ये वास्तव में बनेंगे नहीं, अपनी कल्पना से इनको बनाना पड़ेगा, तो आभासी होंगे। दूसरा, ये वस्तु के पीछे बनेंगे। फर्स्ट आभासी होंगे, सेकंड पीछे बनेंगे और तीसरी बात वस्तु के बराबर बनेंगे, यानी कि वस्तु जितनी बड़ी है उतना उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं, वस्तु के पीछे बनते हैं और वस्तु के बराबर बनते हैं, और वस्तु के उतने ही पीछे बनेंगे जितनी वस्तु जो है
उस बिंब के आगे रखी हुई है। ये सब बातें जो है समतल दर्पण में अपने को देखने को मिलती हैं। अब इन सारे प्रतिबिंबों की जो प्रकार के बारे में अपन लिख रहे हैं, इन सबको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से सोल्व करते हैं और किस तरीके से वो प्रतिबिंब बनता है उनको अपने एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जो अपन ने लास्ट कल एक न्यूमेरिकल छोड़ा था, वहीं से मैं आज स्टार्ट करता हूं। वो एग्जाम्पल था, सिद्ध करो कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर होगा, बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु को अपन दर्पण भी लिख सकते हैं, बिंब लिख सकते हैं, वस्तु को बिंब भी कहेंगे, और जो उसकी प्रतिछाया बनेगी, प्रतिचित्रण बनेगा, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो जितनी दूरी पर वस्तु अर्थात बिंब दर्पण के सामने रहता है, सिद्ध करो कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर होगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखना है या रखी है, इतनी दूरी पर वो प्रतिबिंब बनेगा। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से अपन सारे रिजल्ट निकालेंगे। इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे एक ये मैं समतल दर्पण लेता हूं, एम डेस, एक समतल दर्पण हो गया, इसके एक साइड पॉलिश करी हुई है, यानी कि दूसरी तरफ जो है प्रकाश जो है वो नहीं जा सकेगा, ऊपर से आएगा और वापस निकल जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। यहां अपन एक बिंब लेते हैं, ये P एक बिंब है, इस P से प्रकाश किरण आएगी, जैसे ये आपतित होती है O बिंदु पर, और एक दूसरी किरण और लेते हैं ये वाली, जैसे ये O डैश बिंदु पर आपतित होती है। ये P एक बिंब है जिससे दो प्रकाश किरणें आ रही हैं, आपतित हो रही हैं, एक PO और एक PO डैश। ये किरण जो आएगी ये इस पृथककारी M डैश पृष्ठ से आने के बाद टकराएगी, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाएगी, लौट जाएगी, ये परावर्तित होगी। और दूसरी किरण जो है वो भी परावर्तित होकर इस तरीके से लौट जाएगी। तो ये दोनों किरणें जो है परावर्तित होकर लौट गई, जैसे O Q और O डैश Q डैश, ये दोनों किरणें जो है परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट गई। दोनों किरणों के जो O बिंदु और O डैश बिंदु हैं उन पर अभिलंब की रचना करें। इस तरीके से O N एक अभिलंब बनता है, दूसरा ये O N डैश एक दूसरा अभिलंब बनता है। अभी की स्थिति में दोनों किरणें जो है वो फैल रही है, इसका मतलब उनका कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि वो कहीं पर भी मिल नहीं रही है। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो यहां अपने को एक P डैश बिंदु मिलता है जो कि इस P बिंब का एक आभासी प्रतिबिंब होगा। वो अपनी तरफ से अपन ने पीछे जानबूझकर बढ़ाया तो मिली किरणें, तो यहां अपने को आभासी प्रतिबिंब मिलता है P डैश के रूप में। अब अपने को इसको ये सिद्ध करना है कि यहां बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, वो वस्तु के पीछे बना है। आभासी तो अपने को पता चल गया कि अपने द्वारा बनाया गया है,
वास्तव में नहीं बना है, दोनों किरणें मिली नहीं है, अपन ने जबरदस्ती उसको मिलाया है पीछे बढ़ाकर, इसका मतलब वो आभासी है। और ये ऊपर वस्तु है उसके पीछे की साइड बना है तो पीछे भी बन गया। अब अपने को ये सिद्ध करना है कि ये बिंब जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, यानी कि बिंब बराबर प्रतिबिंब, ये अपने को सिद्ध करना है। उसके लिए अपन कुछ एंगल बनाते हैं इसमें। जैसे ये PO एक आपतित किरण की जो अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाएगी, उसको मैं नंबर 1 देता हूं, ये 1 नंबर आपतन कोण है। दूसरा ये परावर्तन कोण है, ऐसे ही ये कोण 3, कोण 4, ऐसे यहां बनेंगे कोण 5, इधर 6, ऐसे यहां भी बनेगा 7, 8, यहां ले सकता हूं मैं 9, यहां वाले को ले सकता हूं 10, ऐसे यहां वाला बनेगा उसको 11 और इधर जो बनेगा उसको 12। ऐसे मैंने कई सारे कोण लिए हैं, ये 12। यहाँ अपना बिंदु जो है वो O डैश बिंदु है। आप इसको थोड़ा सा जूम कर देख लेंगे। अब अपने को ये सिद्ध करना है कि P बिंदु पर जो बिंब है वो उतना बड़ा है जितना कि प्रतिबिंब है, ये सिद्ध करते हैं। उसके लिए अपने को दो त्रिभुज लेने हैं। एक पहला त्रिभुज लेते हैं PO डैश, त्रिभुज PO डैश। दूसरा त्रिभुज लेते हैं तथा दूसरा त्रिभुज लेते हैं P डैश O डैश, P डैश O डैश। ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा PO डैश एक त्रिभुज है जिसके अंदर कोण 1, 2, 4 और इधर ये 7 बन रहा है। और इधर P डैश O डैश, यहाँ बिंदु O डैश है वो मैंने दूर लिखा है, यहाँ O डैश बिंदु है। ये त्रिभुज जो बन रहा है इसमें कोण 10 है और यहाँ जो बन रहा है कोण 11 है और यहाँ एक P डैश कोण है। इस प्रकार से दो त्रिभुज लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में अपन देखते हैं कि O से लगाकर O डैश ये जो दूरी है दोनों में कांस्टेंट है, कॉमन है। ऊपर वाले त्रिभुज में भी आएगी, नीचे वाले त्रिभुज में भी आएगी। इसका मतलब O डैश बराबर O डैश क्या है, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। उसके बाद बात करते हैं अपन, तो यहाँ एक कोण बन रहा है, कोण 1, 2, 4। इसको अपने को कोण 10 के बराबर सिद्ध करना है। वो कैसे होगा देखिए जरा, कोण 1, 2, 3 और ये 3 और ये 4। अगर पूरे इस कोण की बात करूं तो एक रेखिक कोण बनता है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनता है। इसको लिखते हैं अपन कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4। ये बराबर होंगे कोण 9 और 10 के, क्योंकि इस O बिंदु पर ये ऊपर 180 डिग्री का कोण है और नीचे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा और दोनों मिलकर एक बिंदु पर 360 डिग्री के कोण बनते हैं। तो ऊपर की तरफ जो बन रहे हैं वो 1, 2, 3, 4 है और नीचे की तरफ जो कोण बन रहे हैं वो 9 और कोण 10 है और इनकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री के बराबर होंगे, 180 होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस त्रिभुज में PO डैश, इस त्रिभुज में 1, 2 और 4 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। इसी तरीके से P डैश O डैश, इसमें 9 नहीं आ रहा है, केवल अपना 10 वाला कोण आ रहा है। तो यहां से मुझे 3 हटाना है और यहां से मुझे 9 हटाना है। तो कोण इस पूरे में से इस साइड से अपने को कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, इसमें से माइनस करना है कोण 1 को और इधर से अपने को माइनस करना है 9 को, यानी कि कोण 9 प्लस कोण 10 और इधर से माइनस करेंगे अपन कोण 9। तो यहाँ अपने 1 माइनस होगा, इधर 9 माइनस होगा, तो क्या बचेगा, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर होगा कोण 10। अब ये मैंने इधर 9 और 1 माइनस कैसे कर दिया, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन। मैं यहाँ लिखता हूं, अभी अपन ने परावर्तन का नियम पढ़ा था और परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। ये अपना अभिलंब है, तो यहाँ बनने वाला कोण 1 जो है वो आपतन कोण है और ये जो है ये परावर्तन कोण है, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। कैसे लिख रहा हूं, ये परावर्तन के नियम से लिख रहा हूं, परावर्तन के नियम से कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। और यहाँ लिखूं तो 5,
6 के बराबर होगा। अभी मैं इस बिंदु पर ही बात करता हूं, कोण 1 2 के बराबर हो गया, तो कोण 3 जो है वो 4 के बराबर होगा। तो कोण 3 जो है वो 4 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा एक अभिलंब है, अभिलंब के एक साइड 90 डिग्री का कोण बनेगा और दूसरी साइड भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इधर से मैंने कोण 1 माइनस किया और इधर से मैंने कोण 2 माइनस किया, और चूंकि 1 और 2 दोनों इक्वल है, इसलिए 3 और 4 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसलिए कोण 3 और 4 इक्वल, और 4 का शीर्षाभिमुख कोण नजर आ रहा है 9। इसका मतलब इस 4 के बराबर होगा कोण 9। इसको अपन समीकरण चाहे तो 1 भी कह सकते हैं, ये पहले भी लिख सकते थे। अब इसलिए मैंने यहां लिखा है, इसमें से मैंने 1 घटाया और इधर मैंने 9 घटाया। तो 9 और 1 क्यों घटा पाया मैं? क्योंकि कोण 1 सॉरी मैंने 1 घटा दिया, यहाँ 1 नहीं घटाया था, 1 तो अपने इस एंगल में चाहिए था, 3 माइनस करना था, क्योंकि पी ओ डैश में ये कोण 3 जो है ये नहीं आ रहा था। ये थोड़ा सा यहाँ चेंज करता हूं मैं, कोण 1 रहेगा लेकिन 3 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर जा रहा है, ये बाहर है, उसके अंदर नहीं है, उस वृत्त में अपना त्रिभुज में नहीं है। तो कोण 3 हटा है। कोण 3 हटाने पर क्या बनेगा अपना? कोण 1 1 2 और 4। ये ऊपर वापस दिखाता हूं, कोण 1 2 और 4 ये बचेगा, क्योंकि 3 को मैंने माइनस कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, तो ये बचेगा। ये 3 और 9 माइनस कैसे हो गए थे? ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये 3 और 9 इसलिए माइनस हो गए क्योंकि 3 और 9 दोनों क्या है? इक्वल है। 4 भी इनके इक्वल है, लेकिन 3 और 9 क्या है? इक्वल है। और दोनों तरफ से अपन बराबर से अगर एंगल हटाएंगे तो जो बचे हुए एंगल है वो भी इक्वल रहेंगे, यानी कि कोण 1 2 4 जो है वो कोण 10 के बराबर रहेगा। और इसको अगर मैं इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग लिखूं तो ये अपना 1 2 4 को मिलाने पर बनेगा पी ओ डैश। इस तीनों एंगल को अगर एक साथ लिखूं, ये दिखेगा अपने को पी ओ डैश। दूसरी तरफ अगर इस 10 को लिखूं मैं तो पी डैश ओ डैश, ये बनेगा एंगल अपना पी डैश ओ डैश। ये अपना दूसरी बात होगी। पहली बात क्या थी? ओ डैश इक्वल होगा ओ डैश के, क्योंकि वेनिस्ट है। दूसरा अपन ने लिखा ये एंगल जो है नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। ये अपन समीकरण 1 लिख सकते हैं, एक बार दे दिया तो इसको 2 कह सकते हैं, इसको 3 कह सकते हैं। और इसी प्रकार अपन सीधा लिखेंगे, इसी प्रकार कोण 7 जो है वो यहां बनने वाले कोण 11 के इक्वल होगा। कोण 7 बराबर कोण 11। ये सारी चीजें यही करेंगे। अब परावर्तन के नियम लगाएंगे, कुछ एंगल माइनस करेंगे इस तरीके से, तो अपना ये निकल कर आएगा एंगल 7 जो है वो 11 के बराबर होगा। ये समीकरण 3। अब इन समीकरण 2 3 और 4, इसको 4 कह देते हैं, 2 3 और 4, 2 3 4 देखने को मिलता है अपने को। यहाँ वाला एंगल, ये भुजा, और यहाँ वाला एंगल। नीचे वाले त्रिभुज के लिए यहाँ वाला एंगल, ये भुजा, और ये यहाँ वाला एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से ये दोनों जो त्रिभुज लिए अपन ने, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। थोड़ा मैं ऊपर से रब करता हूं परिभाषा। इक्वेशन आपने नोट कर रखा होगा। समीकरण 2 3 4 से, समीकरण 2 3 व 4 से, इन तीनों समीकरणों से अपन ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी ओ डैश क्या होगा? सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी डैश ओ डैश। और किस नियम से है ये? एंगल साइड एंगल, ASA। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम होंगे। इनको समरूप भी कह सकते हैं, सर्वांगसम भी कह सकते हैं। तो इससे ये सर्वांगसम हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे तो इसके सभी भुजाएं और सभी कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। इसलिए अपन लिख सकेंगे कि PO भुजा जो है वो P डैश O के समान होगी। इसलिए सर्वांगसम होने के बाद ही ऐसा लिख सकते हैं, पहले नहीं लिख सकते। PO भुजा जो है वो P डैश O के बराबर होगी। ये अपनी बहुत महत्वपूर्ण
इक्वेशन बनेगी, इसको अपन कहेंगे 5। ये 5 इक्वेशन बन गई। ये जो सारा अपन ने काम किया है, इन दोनों त्रिभुजों को लिया, 3 समीकरणें बनाई और इन समीकरणों के माध्यम से सर्वांग समता सिद्ध करी, ये सब किसके लिए किया? ये PO बराबर P डैश को लिखने के लिए, यानी कि यहाँ की जो दूरी है वो इस दूरी के समान होगी। बस इतना करने के लिए अपने को ये सारा काम करना पड़ा। इसके आगे अपन दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब अपने को मेन पॉइंट पर जाने के लिए फिर वापस मैं 2 त्रिभुज लूंगा, एक POM और दूसरा P डैश OM। लिखता हूं त्रिभुज POM व त्रिभुज P डैश OM। P डैश OM डायग्राम में दिख रहा होगा आप लोगों को, POM यानी कि ये वाला त्रिभुज और दूसरा P डैश OM यानी कि नीचे वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को लेना है, इनको वापस अपने को वही सर्वांग सम सिद्ध करना है, इसलिए 3 चीजें अपने को इक्वल बतानी है। उसके बाद अपन लिख सकेंगे कि जो PM है वो P डैश M के इक्वल होगा। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। PNO, इसमें अपने को क्या नजर आ रहा है? PNO। इस त्रिभुज की बात करता हूं, पहले त्रिभुज की। तो अभी भी अपन ने ये लिखा समीकरण 5 से कि PO जो इक्वल है वो P डैश O के इक्वल हो गया समीकरण 5 से। यानी कि पहली बात तो सीधी सीधी लिख दी अपन ने, PO इक्वल P डैश O। ये कहां से लिखा? समीकरण 5 से। ये समीकरण 5 से अपन ने एक चीज लिखी है। दूसरी बात, ये जो OM भुजा है ये इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है, यानी कि MO बराबर MO। ये क्या हो गई? उभयनिष्ठ हो गई, दोनों में आ रही है, कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब रही बात तीसरी, तो तीसरा क्या है? ये 3 जो है ये 9 के बराबर है, यानी कि समीकरण 1 में एंगल 3 जो है वो 9 के इक्वल है। तो समीकरण 1 से ये भी लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर कोण 9। ये क्या है? दोनों जो है ये समीकरण 1 से। तो अपन ने तीनों बातें इसमें निकाल ली, त्रिभुज PMO और P डैश OM, यानी कि इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के इक्वल आ गई। दूसरा, ये भुजा MO भुजा जो है वो कॉमन हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। और यहाँ 3 एंगल है, 3 नंबर का एंगल ये 9 वाले के इक्वल होगा। ये समीकरण पहला बता रहा अपने को। इसका मतलब साइड एंगल साइड, ये 3 बातों से अपने दोनों जो त्रिभुज हैं वो अपने सर्वांग सम सिद्ध हो गए। यानी कि अतः इसको अपन लिख सकते हैं, त्रिभुज POM सर्वांग सम होगा त्रिभुज P डैश OM। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, इसके मतलब इसके सारे एंगल और सारी साइड इक्वल होगी, यानी कि PM जो है वो M P डैश के इक्वल होगा। अतः या सीधा अपन लिख सकते हैं कि PM इक्वल टू P डैश M। और यही अपने को सिद्ध करना था कि बिंब जितना बड़ा है उतना ही उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी तो बना ही था, उसके साथ पीछे बने था, और ये भी बात सिद्ध हो गई कि PM इक्वल P डैश M, यानी कि जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। ये समतल दर्पण में अपन ने प्रतिबिंब के बारे में सारी जानकारी निकाल कर ये अपने को सिद्ध भी कर लिया अपन ने, और यहाँ अपने रिजल्ट निकल कर आ गया। इस डेरिवेशन में अगर किसी को दिक्कत है तो इसको अपन आप क्वेश्चन करना, इससे संबंधित और भी कोई चर्चा करनी होगी तो अपन रिवाइज कर लेंगे इसको। और ये जो वीडियो है ये अपना स्कूल का जो चैनल है इसको आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।